हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पॉइंट। आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। और आज मेरे साथ जो स्टूडेंट है उसका नाम है वरुण। वरुण के बारे में आपने थंबनेल में कुछ डिटेल्स देख ही ली हैं। ही इज राइट नाउ इन आईआईटी एंड परस्यूइंग बीटेक इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद। तो वरुण, वेलकम टू द सेशन। और आप एक रोल मॉडल की तरह से यहाँ पर अभी मेरे साथ हो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल अपनी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा वरुण कि अपने बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सभी स्टूडेंट्स को दो। राइट, सो ओवर टू थैंक यू वरुण। थैंक यू सर। मेरा नाम वरुण गुप्ता है। मेरी जे एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 460, जेई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 525, केईपी वाई ऐसे स्ट्रीम में 128 और एनएमटीसी में एआईआर 1 थी। और मैं एसटीएससी स्कॉलर भी हूँ। और मैं भी आईआईटी हैदराबाद में, जैसे सर ने कहा, कंप्यूटर साइंस परस्यू करा। राइट। और अभी जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस मेरे सामने आते हैं, जो बच्चे जानना चाहते हैं, मैं सीधे सीधे वही क्वेश्चंस के आंसर्स तुम्हारे थ्रू बच्चों तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। तो जैसे बच्चे हमेशा एक चीज के ऊपर वरीड रहते हैं कि सर हमें स्टडी प्लान कैसे बनाना चाहिए, और हम बनाते भी हैं तो उसे रेगुलरली फॉलो नहीं कर पाते हैं। एक दिन या दो दिन तक वो फॉलो होता है, फिर ब्रेक हो जाता है। तो क्या टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करनी चाहिए, या बस आप टेबल चेयर पर जाकर बैठे और जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा है आपने वो सब्जेक्ट उठा लेके पढ़ना शुरू कर दिया? तो एग्जैक्टली वरुण, तुमने क्या किया था ये एक बार स्टूडेंट्स को बताओ। हाँ अब आंसर दो। हाँ सर, कि टाइम टेबल मतलब आपको टाइम के अकॉर्डिंग नहीं बनाना चाहिए। कि अगर आप मान लीजिए डिसाइड कर लिया कि मैं 8 से 10 फिजिक्स पढ़ूंगा या मैं 8 से 10 मैकेनिक्स पढ़ूंगा, तो आपने अपने आप को पहले ही रोक लिया कि आप मैकेनिक्स में 10 बजे तक ही एक्सप्लोर करोगे। तो आप कभी भी उसके ऊपर कभी भी आप मैकेनिक्स पढ़ नहीं सकते, वो आपने रोक लिया खुद को। तो आपको ऐसा करना चाहिए कि आप एक टॉपिक डिसाइड कर लिए, या फिर आप वीकली प्लान या मंथली प्लान तक जा सकते हैं। वीकली प्लान, आप डेली प्लान भी ना बनाए, वीकली प्लान आपका होना चाहिए कि मैं इस हफ्ते करीबन करीबन यहाँ तक पहुंच गया हूँ, या यहाँ करीबन। लेकिन आप कभी भी टाइम के अकॉर्डिंग खुद को कंस्ट्रेंट ना करें कि मैं इस चैप्टर को इतना ही पढ़ूंगा। आप वो उसकी मतलब कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जब हो जाए तब आप नेक्स्ट जगह मूव कर सकते हैं। बिल्कुल सही है वरुण। एग्जैक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब आप ना घंटों में बांध कर किसी भी चीज को लेकर नहीं चले। चलिए, बहुत अच्छा। तो जो तुम प्लान बनाते थे कि भाई मैं ये काम करना चाहता हूँ, इस चैप्टर में इतना कर रहा हूँ, तो उसको कितना फॉलो कर पाते थे या नहीं कर पाते थे, या उसको बीच बीच में रिव्यू करने की जरूरत पड़ती थी? सर जैसे अगर कोई आप पर्सन कभी भी कोई प्लान बनाएगा तो हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशन से ऊपर का ही बनाएगा। ऐसा तो कभी होता नहीं कि अगर आप एक लेवल एक्स पे पहुंच सकते हो तो आप उससे नीचे या उसके बराबर का कुछ डिसाइड करें। तो जब उसका ऊपर डिसाइड करेंगे तो आप पे वो स्टडी प्लान फॉलो ना हो इसकी गुंजाइश काफी अच्छी होगी। तो बिल्कुल। मतलब वो नॉर्मल है, वो चलता रहता है कि आप थोड़ा कम करेंगे, बल्कि आप अपने एक्सपेक्टेशन को ऊपर ही रखें, ये सही है। क्योंकि अगर आपने उसको पहले ही कम कर लिया तो आप उससे ऊपर तो कभी वैसे भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है बच्चों। ये आपने ना बहुत ही जबरदस्त आंसर सुना है। मैं इस आंसर को थोड़ा सा एलोबरेट करता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के साथ, जो वरुण ने बोला है। यू शुड ऑलवेज ब्रीच द लिमिट्स। आपको खुद को हमेशा चैलेंज करना चाहिए। आपको पता आप अपने आप को कैसे स्ट्रेच करोगे, अपना आउटपुट को कैसे बढ़ाओगे। आपने एक प्लान बनाया, आपने जो प्लान बनाया वो आपने अपनी बेस्ट कैपेसिटी को सोचकर प्लान बनाया, और आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो। आपने अगर उसे पूरी तरह से 100% एग्जीक्यूट कर लिया, इसका मतलब आपके प्लान में ही अभी और फर्दर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। आप उसे और एक्सटेंड कर सकते हो और खुद की एफिशिएंसी को और आगे ले जा सकते हो। तो ये मतलब मैं जानता हूं कि इस छोटी सी एज में वरुण ने ये जो बात बोली है, उसको आप अगर क्रूड सेंस में और बहुत टेक्निकल वर्ड्स में ट्रांसफर करोगे तो उसका ये मीनिंग निकलता है। इसलिए बच्चों एक बात याद रखिए, स्ट्रेच योर लिमिट्स एंड चैलेंज योर लिमिट्स। हमेशा अपने लिए टास्क ज्यादा से ज्यादा अपनी बास्केट में डालने की कोशिश कीजिए। एक बार उसको अचीव कर लिया, फिर उस टास्क को और बढ़ाइए, फिर अचीव कर लिया, फिर और बढ़ाइए। यानी आप अपने आप को स्ट्रेच कीजिए, अपनी कैपेसिटी को, अपनी एफिशिएंसी को आप इसी तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हो और बेहतर बना सकते हो। चलिए, कुछ और बात करते हैं वरुण। अभी जैसा पिछला जो दौर निकला है उसमें बहुत लंबा पीरियड तुम्हें और तुम्हारे साथ प्रिपेयर करने वाले और सभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाई पर जाना पड़ा। राइट, तुम भी ऑनलाइन बहुत पढ़े हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है सारी चीजें। तो ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान मतलब क्या तुम्हें कोई चैलेंज आता था, या तुम्हें लगता था कि कैसे मैनेज होगा, या मतलब तुम्हें कैसा लगा ऑनलाइन पढ़ाई करके? मतलब तुम कैसे, तुम्हें इस पूरे पीरियड में ऑनलाइन स्टडीज ने सपोर्ट किया? ऐसा नहीं है कि आप कभी भी ऑनलाइन में पढ़ नहीं सकते। आप हमेशा मतलब उसमें ये नहीं कि आप कभी भी अगर ऑनलाइन आपको तैयारी करना पड़ रहा है
तो आप उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट बड़े आराम से कर सकते हैं। ये तो जैसे अगर आगे कोई इंजीनियरिंग में जा रहे हैं या फिर कभी कहीं काम भी करेंगे तो वो सब भी अब ऑनलाइन घर पे ही काम कर रहे हैं, तो आपको भी मतलब खुद को ऐसा एडजस्टेबल बनाना ही है कि आप हर एक सिचुएशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट करके उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट कर सकें, और वही रिजल्ट्स जो आप वैसे बिना ऑनलाइन स्टडीज के लाते, या फिर उस प्रॉब्लम में मतलब आपको बेस्ट करना है कि आप जिस सिचुएशन में है आपको बस उसका बेस्ट लेके आना है, वो अपना एम होना चाहिए। बिल्कुल सही तो बात है। अगर और वैसे भी अब तो जेई मेन का एग्जाम भी ऑनलाइन होता है, जेई एडवांस का एग्जाम भी ऑनलाइन होता है, तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तो अपने आप को एडजस्ट करना ही पड़ता है, आपको ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ती है, राइट। तो यस अच्छा, जैसे ना ऑनलाइन में बच्चे कई बार मुझसे ये बोलते हैं कि सर हमें नोट्स बनाने में दिक्कत आती है, हम नोट्स को नहीं बना पाते हैं। तो तुमने नोट्स को कैसे मैनेज किया, कैसे प्रिपेयर किया, नोट्स को किस लेवल पर बनाने की कोशिश करी और उनसे कैसे हेल्प ली? सर जेई एडवांस की बात करें तो नोट्स का पर्पस ऐसे मतलब इतना ज्यादा नहीं। अगर मान लीजिए इनऑर्गेनिक की बात करें तो नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है उस केस में, ऑर्गेनिक में भी एक लेवल तक है इंपॉर्टेंट, बाकी जगह अगर आप नोट्स ना भी बनाए और आपने अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर ली, क्योंकि उसके अंदर कुछ याद करने का ऐसा नहीं कि आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। मैथ्स और फिजिक्स एक बार नोट्स तो जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए अलग अलग तो होते ही नहीं है, नोट्स तो चैप्टर के होते हैं, बस आपको उसकी डेप्थ को फिर आगे बढ़ाना होता है। हाँ सर। हाँ जैसे मतलब नहीं, जैसे अगर आप मान लीजिए जेई मेंस की बात करें तो उसमें ये क्या फॉर्मूले लिख लेंगे वही आपके नोट्स हो गए, आपने फॉर्मूला बिल्कुल। लिस्ट बना ली वही हम्म। आपके लिए मतलब, क्योंकि आप अगर बड़े नोट्स बना लेंगे तो फिर आप खुद ही उसको रिवाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। इंस्टेड आप क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उससे ज्यादा अच्छी बनेगी, या फिर आप बुक रीड कर लें। नोट्स आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और फॉर्मूला लिस्ट बना सकते हैं, और अगर आप इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में आप इन डेप्थ नोट्स बना सकते राइट, बिल्कुल सही है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स निकल कर ये आता है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, राइट। तो क्वेश्चन आप जितने ज्यादा करोगे आपको उतना ही फायदा होगा। तो यहीं से एक और दूसरी बात मैं निकाल रहा हूँ वरुण, कि तुमने जो स्टडी मटेरियल होता है पढ़ाई के लिए, जो जिससे तुमने अपने आप को प्रिपेयर किया जी एडवांस लेवल तक, तो तुमने स्टडी मटेरियल को कितना वेटेज दिया? क्या तुमने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस डेफिनेटली सॉल्व किए, या अपने मुंह से इन बच्चों को बताओ? सर। जैसे क्वेश्चन की अगर मतलब करें बात, तो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहले तो थ्योरी है कि आप हम्म। कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ लें। चाहे हम्म। आपको उनके लिए कुछ, अगर आप एक बार उनके लिए प्रैक्टिस को भी हैम्पर कर रहे हैं तो वो भी सही है कि आपने एक बार थ्योरी बहुत अच्छे से समझ ली, क्योंकि आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम आगे भी मिल जाएगा। ऐसा है कि हम्म। अगर मान लीजिए आपने 12th में दिसंबर एंड या जनवरी एंड तक आपने बस थ्योरी अच्छे से कर ली, तो आपको प्रैक्टिस के लिए अप्रोक्स 5-6 मंथ्स मिल जाएंगे। अब बोर्ड हटा लें तो 3 से 4 महीने आपको प्रैक्टिस के लिए ही मिलेंगे। हम्म। लेकिन आप जितना प्रैक्टिस मतलब कर सकते हैं वो सही है, बस आपको कॉन्सेप्ट सबसे पहले अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि एडवांस में बस जरूरी यही होता है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं, फिर आप प्रैक्टिस, वो तो आप बाद में जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना है कि अगर कोई 100 क्वेश्चन कर रहा है और कोई 500 कर रहा है तो फिर 500 वाले को तो ऑलवेज एडवांटेज होगा ही होगा। बिल्कुल सही बात है। तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने चाहिए, और उसके लिए सबसे पहला टास्क आता है कि आपको अपने जो स्टडी मटेरियल है उसके ए टू जेड सारे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने चाहिए, और उसके बाद फिर अपने आप को किसी रेफरेंस बुक्स की तरफ लेकर जाना चाहिए ताकि आप अपना क्वेश्चंस का दायरा और ज्यादा बढ़ा सके, राइट। इसी के साथ दूसरी बात एक और पूछना चाहता हूं वरुण, कि टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? क्या टेस्ट देने के लिए कोई स्ट्रैटेजी फॉलो किया जाना चाहिए, और टेस्ट पेपर का एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है? मुझे पता है कि अभी जब जेई एडवांस से पहले रिवीजन का दौर चल रहा था, मेरी तुमसे जब बात होती थी, तो तुम मतलब मुझे पता है कि तुम टेस्ट को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न रहते थे कि हाँ सर मैं तो हाँ सर। टेस्ट खूब सारे दे रहा हूँ, और मैं हमेशा ये एडवाइस भी करता रहा हूँ तुम्हें। तो टेस्ट को लेकर तुम अपने तरीके से बताओ बच्चों को कि टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। सर मतलब जैसे अगर आप एडवांस का पेपर दे रहे हो तो सिर्फ टेस्ट ही है इंपॉर्टेंट, बिल्कुल मतलब आप सही। जितने ज्यादा टेस्ट देंगे तो ऑटोमेटिक आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी अगर आप उसका संग से एनालिसिस कर लेते हैं तब। अब एनालिसिस जैसे आप टेस्ट को अगर इन द क्लास 11-12 के संग कर रहे हैं तो जो कोचिंग के संग जो टेस्ट होते हैं टॉपिक वाइज वो आप दे सकते हैं। जैसे आपने सिलेबस पूरा कर लिया फिर आप फुल सिलेबस टेस्ट आप जितने दे सकते हैं आपको उतने देने हैं। बस ये है कि ये ना होना चाहिए कि आप एक दिन में 2-2 टेस्ट दे रहे हैं फिर अगले दिन भी 2 टेस्ट दे दिए आपने वो एनालिसिस ही छोड़ दिया। बस आपको टेस्ट दिया आपने एनालिसिस कंप्लीट कर लिया अगर पूरा अपना, तो आपको नेक्स्ट टेस्ट देना है। अगर आपको लग रहा है कि ये टेस्ट सीरीज मेरे को इजी लग रही है तो आप उसकी थोड़ी और लेवल बढ़ा लें। जब आपको लगे कि वो ट्वाइस दी लेवल ऑफ जे एडवांस या थ्राइस दी लेवल ऑफ जे एडवांस हो गया है तब आप उस जगह पे आप सैचुरेट हो सकते हैं, वहां कोई इशू नहीं है। जैसे और अगर टेस्ट के एनालिसिस की बात करें तो आपने जैसे एक पेपर दिया, अब आप पेपर में जो जो सवाल आपने जहां भी आपने पेपर में स्टक हुए कि आपने सही कर दिया लेकिन आप कहीं पर स्टक हो गए हैं तो आपको उसके लिए पढ़ना है कि मतलब कि वो चीज आपके लिए क्यों हुई, आप उसका सोल्यूशन देख लें।
फिर जो गलत हुए फिर उनके आप पूरी पूरी उनकी थ्योरी रिवाइज कर लें कि ये चैप्टर मेरे, इसमें चैप्टर में मेरे मान लीजिए 3 सवाल गलत हो रहे हैं, तो मतलब वो चैप्टर आपका कहीं ना कहीं उसमें कुछ छूटा पड़ा है, तो आप सीधे उस चीज को जाके एग्जैक्ट वही पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, तो आपका रिवीजन में टाइम बच जाएगा कि आपको पूरा चैप्टर कभी भी नहीं पढ़ना। हमें लगता है जैसे ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो हमें कभी कभी लगता है कि हमको ये हमारा जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमारा वीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको पूरा चैप्टर ही नहीं आता, बिल्कुल आपको सही होगा बात कि है। 20% नहीं आता या 30% नहीं आता, तो वो आप सीधे टेस्ट से पकड़ सकते हैं कि मेरा कौन सा क्या वो वाला नहीं एरिया आता, वीक है। बिल्कुल सही है। तो बच्चों आपको लग नहीं रहा कि जो बात मैं आपको रेगुलरली बोलता रहता हूँ वही बात वरुण आज आपको अपने मुंह से बता रहा है? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि वरुण को मैंने पहले सिखा दिया है कि भैया ये बोलना है, हैं? ये वरुण को लेकर ही मैं इसीलिए आया हूँ कि आपको लगे, आपको पता चल जाए कि हाँ मतलब टेस्ट का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट के एनालिसिस से आपको ये डायरेक्शन मिल जाती है कि कोई चैप्टर अगर आपको रिवाइज भी करना है तो उसमें रिवाइज क्या करना है। जो बात वरुण ने बोली है, रेगुलरली इस तरह की बात सामने आती है, बच्चे रेगुलरली यही पूछते हैं सर मेरा मैकेनिक्स वीक है या मेरे को कैलकुलस में बहुत दिक्कत आती है। अरे भाई कैलकुलस अपने आप में एक बड़ा यूनिट है, उसमें इतने सारे चैप्टर्स हैं, तो आपको कौन से चैप्टर में दिक्कत आती है पहले तो आप उस चैप्टर के अंदर पहुंचिए, फिर उस चैप्टर में भी कहाँ दिक्कत आती है। ऐसा थोड़ी है कि आपको पूरे के पूरे यूनिट में ही दिक्कत आती है। तो जब आपको ये पता कैसे चलेगा, ये टेस्ट से पता चलेगा कि आप कहाँ फंस रहे हैं। और एक राज की बात बताता हूँ आपको, पूरे जो रेगुलर सेशन चलता है, जब आपके क्लासेस में सिलेबस आगे बढ़ रहा होता है तो सिलेबस के साथ तो शेड्यूल्ड टेस्ट होते ही होते हैं, और वो वरुण ने सारे टेस्ट दिए। लेकिन जब आपका कोर्स खत्म हो जाता है और जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं, केवल केवल और केवल रिवीजन पर फोकस होते हैं, उस दौरान भी मुझे बहुत अच्छे से पता है कि लगभग 60 से ज्यादा टेस्ट वरुण अपने उस दौर में दे चुका था। इजंट इट वरुण? हाँ सर, मतलब जनवरी से लेके मैंने सितंबर तक सिर्फ टेस्ट ही दिए हैं, 9 महीने बिल्कुल, तो इसने मैंने टेस्ट ही टेस्ट दिए हैं। और हाँ। मुझे बहुत अच्छे से पता है वरुण कि जब जेई मेन खत्म हो गया था और जेई मेन के जस्ट बाद जब रिवीजन शुरू हुआ था, तो जो जैसे मैथमेटिक्स की क्लास में रिवीजन क्लास जो हमने क्रैश कोर्स भी प्लान किया था, उसमें पहली क्लास जो मैथ्स की ले रहा था वो मैं ही ले रहा था, और तुम्हारे जो प्रॉम्प्ट आंसर्स मुझे महसूस हो रहे थे जो आ रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब उस दिन भी मुझे लग रहा था कि जेई मेन में और जेई एडवांस में बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है, और बहुत आसानी से जेई मेन के साथ अब हम जेई एडवांस में शिफ्ट हो रहे हैं और बहुत आसानी से अपनी चीजों को पकड़ सकते हैं। तो तुम बताओ मुझे, मुझे मतलब मेरा मतलब है इन बच्चों को बताओ कि जेई मेन को और जेई एडवांस को तुमने कैसे बैलेंस किया। अ, अगर जैसे आपका एम अगर मान लीजिए आईआईटी है, आपको जेई एडवांस ही क्लियर करना है, तो आप बस सीधे जेई एडवांस की तैयारी शुरू कर दीजिए। जेई मेंस की तैयारी में आपके कुछ चैप्टर्स हैं वो आप लास्ट मंथ या 15 डे लास्ट डेज में प्रिपेयर कर सकते हैं, उनमें और कोई वरुण फर्क वो नहीं तो पड़ता। तुम्हारे दौर तक था, अब जो ये बच्चे इस साल एग्जाम देंगे, हाँ आने सर, वाले शायद दिनों अब में देंगे, वो तो सेम हो गया है, जेई हाँ एडवांस अब का तो और जेई शायद मेन का चेंज हो गया सिलेबस भी सेम हो सिलेबस। गया है। हाँ अब तो ये भी दिक्कत ही नहीं है, मतलब जैसे आप बिल्कुल। बस जेई एडवांस की तैयारी करेंगे तो यही आप कॉन्सेप्ट को अच्छे लेवल पे पहले ही पढ़ लें, फिर आपको बस जेई मेंस में कभी कोई दिक्कत ही आएगी नहीं, तो तो ऑटोमेटिक डेप्थ जाएगा आपको स्टेप वहां बाय तक लेकर जाना ही पड़ेगा, और जो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, वो वेराइटी ऑफ प्रोफाइल्स जेई एडवांस में आते हैं, जैसे मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस हैं, पैसेजेस हैं, न्यूमेरिक रिस्पांस की जो डेप्थ आती है, वो डेप्थ आपको प्रैक्टिस से ही मिलेगी। वो प्रैक्टिस आपने सफिशिएंट कर लिया तो फिर आप उसको बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं, राइट। एक और चीज, पढ़ाई के दौरान, पढ़ाई कोई एक दो दिनों का या एक दो महीनों का तो पीरियड होता नहीं है, अच्छा लंबा पीरियड होता है। तो इतने लंबे पीरियड में जब कई बार कभी कभी जब भी तुम स्टकअप होते रहे हो या डिमोटिवेट हो जाते हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए? मतलब आता है जैसे कई बार आप सोच रहे हो ना कि मुझे ये करना है, वो काम पूरा नहीं कर पाए, तो एक अजीब सी वो माइंडसेट जनरेट होता है कि ये क्या है, आई एम पुटिंग माय लेवल बेस्ट एफर्ट्स। तो ऐसे सिचुएशन से खुद को कैसे बाहर निकाला? सर जैसे मान लीजिए आपके टेस्ट में कभी मार्क्स कम आ गए, जैसे मान लीजिए आपका एम था कितने मार्क्स आएंगे, थोड़े कम आ गए, तो आपको कभी मतलब उसको ऐसे लेके बैठना नहीं कि आप डिमोटिवेट हो गए या डिप्रेस हो गए, क्योंकि हम्म। वो नॉर्मल चीज है। जैसे अगर आपके मार्क्स कम हो रहे हैं तो डिमोटिवेट होने या डिप्रेस होने से होगा कुछ नहीं, आप दो बिल्कुल। तीन दिन बिगाड़ लेंगे, फिर आप वापस आप होश में आएंगे, फिर आपको वही चीजें पढ़नी है जो आपको पहले पढ़नी थी, तो आप बस नॉर्मली इंटरेस्ट लेते लेते पढ़ते जाइए, बस आपका ऑटोमेटिक स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो तो बस वहाँ टाइम लगाने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये है कि आपके नंबर कम क्यों आ रहे हैं ये सोचना सही है, लेकिन ये है कि और मेरे वो नंबर कम आ एनालिसिस रहे से हैं, समझ में आ जाएगा। हाँ एनालिसिस समझ में आ जाएगा। बस ये नहीं कि आप ये सोचें कि मेरा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, क्या मेरे रैंक जो मैं सोच रहा हूँ वो आएगी नहीं आएगी, इस बारे में आपको सोचना ही नहीं है। जो आपकी रैंक आनी होगी वो खुद आ जाएगी, आपको उसकी बिल्कुल सही, टेंशन ही नहीं लेनी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जब ऑनलाइन स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन से तुमने कैसे खुद को बचाया? बल्कि मैं तो बोलता हूँ कि डिस्ट्रैक्शन ऑनलाइन में ही होते हैं, ये तो सिर्फ एक हाँ सर। एक्सक्यूज है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो ऑफलाइन में भी होते हैं, ऑनलाइन में भी होते हैं, सभी तरफ होते हैं। तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाना बहुत जरूरी है। तो तुमने डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को कैसे बचाया?
जैसे सर, जैसे मान लीजिए अगर जब ऑफलाइन क्लासेस होती थी, जब 11th हमारी ऑफलाइन थी, 12th ऑनलाइन, और उसके बाद का थोड़ा टाइम ऑनलाइन था। तो हम्म, जब ऑफलाइन क्लासेस थी, जब तो मैं मोबाइल रखता ही नहीं था, लैपटॉप वगैरह कुछ था ही नहीं, टीवी भी नहीं देखता था, मैं हम्म, नमपैड रखता था सिर्फ एक। और ये तो मतलब डिस्ट्रैक्शन उस टाइम में मतलब ऐसा कुछ मतलब होगा क्या, मतलब था ही नहीं, वो हम्म, डिवाइसेज ही नहीं थे कि डिस्ट्रैक्ट हो। हम्म, फिर 12th में आए तो फिर जैसे आप अगर मान लीजिए डिस्ट्रैक्ट हो किस चीज से रहे, पहले आप वो देखें कि मान लीजिए आपको मोबाइल गेम्स में आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप बाहर खेलने जा रहे हैं तो वो सही है, आप 1-1.5 घंटा बाहर खेल के आ जाए, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है। डिस्ट्रैक्शन में आपका ये होगा, मान लीजिए आपने आधा 1 घंटा मोबाइल गेम खेल लिया, अब आपके माइंड में भी वही थॉट्स आ रहे हैं, आप पढ़ते समय भी आपके दिमाग में गेम चल रहा है, वो आपको ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करेगा। जैसे हमें yes, लगता है कि यार एक हफ्ता हो गया, अब हम एक मूवी देखे आते हैं, आप 3 घंटे पिक्चर देखे आए। अब वो पिक्चर देखने में हमने 3 घंटे बिगाड़े, वहां कोई इशू नहीं होगा, वो सही है, हम्म, आपने 3 घंटे लगा दिए, आपने पहले बचा लिए। और लेकिन अब आप ये सोच रहे हैं 6 दिन कि मैं कैसे वो 1-1 घंटा बचा पाऊं कि मैं 3 घंटे मूवीज में लगाऊं। तो फिर हम्म, आप अपनी पढ़ाई को वहां एम्पर करेंगे। आप वहां एम्पर नहीं करेंगे कि मैं 3 घंटे पिक्चर देख रहा हूँ, तो यार 3 घंटे तो जा रहे हैं, जाने देते हैं, इसमें क्या पढ़ लेंगे। वहां हेम्पर आप करेंगे 6 दिनों में, 6 दिनों में आपके दिमाग में वही पिक्चर के गाने चलेंगे 3 दिन तक। तो आप वहां पे अपनी हम्म। पढ़ाई को हेम्पर वहां कर देंगे कि आपके माइंड में आधी चीजें बैठेंगी, आधी चीजें आपके दिमाग से निकल जाएंगी, और आधी चीजें अगर बैठ गई तो वो नेगेटिव मार्किंग का कारण बन जाएंगी। तो बिल्कुल सही बात है। चलिए एक और, अब जैसे रिवीजन का तुमने क्या प्लान बनाया, और रिवीजन करने का मतलब क्या बेस्ट तरीका होना चाहिए बच्चों के लिए? जैसे एक बार कोर्स कंप्लीट हो गया, फिर तो आप पूरा एक बार कोर्स ही संग संग थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जाएं जितना आप पे हो रहा है। फिर एक बार जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, तब आप एक क्विक रिवीजन ले लें कि आप एक दिन में 2 टॉपिक करीब कवर कर लिया है, एक दिन में बड़ा टॉपिक है तो एक कवर कर लिया। वो आप करीबन 1 महीने या 1.5 महीने में कर लें। वो भी आप टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं कि वीकली एक टेस्ट हो रहा है, और उस टेस्ट में क्वार्टर कोर्स आ गया, फिर अगले टेस्ट में आधा कोर्स आ गया। इस तरीके से फिर आप टेस्ट के थ्रू ही रिवीजन करते जाएं। जैसे हम्म, वही पिन पॉइंट एरिया पकड़ा, वो पिन पॉइंट एरिया आपने रिवाइज कर लिया, वो तैयार हो गया, फिर आपके धीरे धीरे जो भी लूप होल्स होंगे वो सब धीरे धीरे सारे खत्म हो जाएंगे। और रिवीजन में थ्योरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए या क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ही चलना चाहिए? क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू, जैसे अभी टेस्ट में हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू वो थ्योरी पकड़ ली, फिर आप वो थ्योरी पढ़ लें, फिर आप जैसे और प्रैक्टिस करेंगे, जहां आप अटकते हैं बस सीधे वहां वो थ्योरी पकड़ ली। अच्छा, वरुण, अभी जैसे पूरी प्रिपरेशन के दौरान डेफिनेटली बहुत हार्ड वर्क किया जाता है, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, है ना? उनको उनके टीचर्स, उनके जो मेंटर्स हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं रेगुलरली। जैसे फोन पर मेरी भी तुमसे बातचीत होती थी, मैं भले ही कोटा में हूँ लेकिन फोन पर हमारी बातचीत होती थी। और मतलब मेंटर का क्या इम्पोर्टेंस है सक्सेस में? सर, मेंटर अगर आप किसी कोचिंग में हैं या मेंटर से जुड़े हुए हैं तो आपको गाइडेंस मिलती जाएगी कि अगर आप कहीं पर भी कुछ गलतियां कर रहे हैं जो आपको, जैसे आपकी एज पे नोन नहीं है आपको, कि जैसे आप पहली बार ही जे एडवांस देंगे, अगली हम्म, बार आप जे एडवांस देंगे नहीं, तो आपको जैसे जो गलती नॉर्मली करते हैं आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैं कोई गलती कर भी रहा हूँ। फिर वो सही धीरे बात है। धीरे धीरे से, मान लीजिए आप अगर एक मतलब डी थीटा एंगल भी अगर आप रोटेट हो गए और सीधे उसकी हाँ। तरफ चल दिए, तो आप एक अलग ही लोकेशन पे जाके पहुंच बहुत जाएंगे। लंबा गैप आ जाएगा। यस सर, तो फिर वही वेरी चीज है कि साइंटिफिक अगर आंसर। तो सर वही है कि आपको वो मिलती रहेगी कि आपको गाइडेंस, कि आप गलत कर रहे हैं कि सही जा रहे हैं, बस वो चीज है। मतलब आपको पाथ बताने का काम हम सब करते हैं, लेकिन उस पाथ पर चलना आपको है। आप यस अगर हमारा हाथ छोड़ छोड़ कर भागोगे तो कैसे काम चलेगा? हाथ पकड़ कर चलोगे तो साथ में चलते रहोगे, बाकी चलना तो आप ही को पड़ेगा। कोई उठाकर तो गोद में चल नहीं सकते, इजंट इट? तो आपको यस हार्डवर्क सर। तो पूरा करना है, मेहनत पूरी करनी है, लेकिन जो मेंटर का एक्सपीरियंस होता है वो एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत काम का होता है, और आपकी मतलब सक्सेस स्टोरीज बनाता है। एनीवेज वरुण, बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे बातचीत करके। अभी डेफिनेटली मुझे पता है कि तुम्हारे क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं और ऑनलाइन सेशंस तुम्हारे आईआईटी के चल रहे हैं, और इस दौरान तुम बिजी भी बहुत हो, तो तुमने टाइम निकाल के स्टूडेंट्स के लिए स्पेयर करके अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अभी भी मालूम है, और जैसा अभी रिसेंटली मेरी तुमसे बातचीत हुई थी तो तुमने बताया था कि तुम किसी वेबसाइट पर काम कर रहे हो। सो यस सर। रियली इट इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी कि तुम मतलब अभी से अपने उस एम्बिशन की तरफ लगे हुए हो। तुम आईआईटी हैदराबाद में कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रहे हो और कोई वेबसाइट डेवलपमेंट का काम भी साथ में कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आईआईटी से ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारा एम क्या है? सर ऐसे मतलब ऐसा कोई फोर डिसाइडेड नहीं है कि मतलब ये क्या है, लेकिन मतलब 95% बात करें तो मतलब मेरा एम्बिशन इसी में है कि मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और डेवलपमेंट में अपना कोई जैसे ये जो अभी मतलब मेरे को इंटरेस्टिंग वही लगता है कि कोडिंग हो गई, प्रोग्रामिंग हो गई,
और वेबसाइट बनाना, सॉफ्टवेयर डेवलप करना, तो उस हिसाब से शायद 95% तक है कि वहीं जाऊँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। चलो बहुत अच्छी बात है, और बिल्कुल सही बोला है वरुण ने, लाइफ इज ऑल अबाउट एंड टर्न्स। आप आगे बढ़ रहे हो और आप अपना काम करते जा रहे हो, आपको जाके कहीं लगता है कि नहीं यार यहाँ पर कुछ चैलेंजेस महसूस हो रहे हैं, आप वहां से एंड टर्न ले लेते हो, फिर आपको एक नया रास्ता दिखाई देता है, फिर आगे बढ़ जाते हो। सो इन दैट वे यू मूव अहेड और आप अपना काम करते रहते हो। वरुण, कोई और मैसेज तुम बच्चों को जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको देना चाहो कि भाई ये काम आपको जरूर करना चाहिए और इससे आपको बहुत फायदा होगा, तो अपनी तरफ से कोई और एडवाइस और कोई संदेश, कोई मैसेज तुम बच्चों को देना चाहो जो उनकी प्रिपरेशन में बहुत यूजफुल हो तो जरूर दो। सर वही है कि आप पहले थ्योरी अच्छे से करें, और आप जैसे मान लीजिए दिन में ये नहीं कि आपको 18 घंटे 14 घंटे 12 घंटे पढ़ना है, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस जितना घंटे आप पढ़ रहे हैं, आपको अपना 100% उस टाइम पे आप एक्टिव होने चाहिए, वो जरूरी है कि आप 100% अटेंटिव है। मान लीजिए आपने 5 दिन आप पढ़ रहे हैं 12-12 घंटे, अब आपकी बॉडी आपका माइंड ही अलाउ नहीं करेगा आपको और पढ़ने के लिए। तो अगले दिन अगर आपने फिर कोशिश की 12 घंटे पढ़ने की, तो आप आधी चीजें रिटेंट करेंगे, आधी चीजें आप खुद मोल्ड कर देंगे, और फिर जब आपकी हाफ नॉलेज होगी, तो फिर वही बात है कि आपको ना आना वो ज्यादा बेटर है कि आपको आधा पता है। तो आधी नॉलेज उससे ज्यादा डेंजरस है कि आपको कुछ ही नहीं आता, क्योंकि फिर आपकी नेगेटिव आगे पक्की है। पर अगर आप जैसे मान लीजिए आपको पता भी लग गया कि मुझे गलत पता थी ये बात, मान लीजिए आपको टेस्ट के बाद कभी बहुत देर बाद ये चीज रियलाइज होगी कि मैंने ये चीज गलत पढ़ रखी थी, फिर आप जब उसको हटाने की कोशिश करेंगे तो आप उसको मिटा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपके दिमाग में जब जब आप सोचेंगे मुझे इसे हटाना है या मिटाना है, तो वो आपकी फ्रिक्वेंसी और बढ़ जाएगी उस चीज की। जैसे आपने सोचा कि मुझे ये चीज हटा देनी है, तो आपने उसके एक बार आपने उसको दोबारा याद कर लिया, तो आप सो एंड सो उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो इंस्टेड आप जितना टाइम पढ़ रहे हैं, चाहे आप 6 घंटे 7 घंटे, मतलब अप्रोक्स अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे बहुत है, मतलब 6 से 8 घंटे बहुत रहता है। बट ये आप इफेक्टिव इफेक्टिव 8 आवर्स होने चाहिए। भले हाँ आप सर। 10-12 घंटे बैठे रहो और उनकी एफिशिएंसी और उनकी इफेक्टिविटी बहुत कम हो, उसके बजाय आप 8 से 9 घंटे पढ़ाई करो, बट इफेक्टिव आउटपुट आना चाहिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यस। एनीवेज अरुण, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू वेरी मच। और करियर पॉइंट की पूरी टीम की तरफ से तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, और तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा रहे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल फ्यूचर एंडेवर्स। और जो करियर पॉइंट के सभी स्टूडेंट्स अभी तुम्हें देख रहे हैं, उनकी तरफ से भी तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और तुमने अपना जो टाइम निकाला है और जो अपना एक्सपीरियंस, जो चैलेंजेस इन बच्चों को आ रहे हैं वो नए नहीं हैं, ये अब तक इन्होंने भी समझ लिया होगा, ये सब तुम्हें भी आते रहे हैं। लेकिन उन चैलेंजेस को फेस करके अपना रास्ता बनाना और मेहनत करते रहना, ये जो तुम्हारा एक्सपीरियंस और लर्निंग तुमने बच्चों के साथ शेयर करी है वो डेफिनेटली उनके लिए बहुत यूजफुल होगी। तो चलिए इसी के साथ हम सेशन को यहाँ पर क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, टेक केयर, गुड बाय। तो थैंक यू गाइज, वरुण की तरफ से, पूरे करियर पॉइंट की तरफ से आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। राइट, ओके, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।